गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 28 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे हम कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट्स इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर इंटायर डे। यानी कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच से, एक प्लानिंग के साथ और बिल्कुल सकारात्मक सोच से शुरू करते हो तो फिर आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो फिर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, और जब आप अच्छा सोचोगे तो फिर आप प्लान बनाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम देना है और किस चीज़ को कितना कम टाइम देना है। तो ये होता है पूरे दिन की प्लानिंग। और जब ये आप प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आप उसी हिसाब से उस पर काम करते हो, और अंततः जब आपका दिन समाप्त होता है तो फिर आपके पास एक अच्छा सा रिजल्ट होता है पूरे दिन का। ऐसे आप धीरे धीरे करते करते जब कई दिनों तक फॉलो करते हो तो फिर आप अपने किसी भी लक्ष्य का जो आपने डिसाइड किया होता है उसके करीब पहुंच जाते हो। क्योंकि पॉजिटिव शुरुआत जो होती है दिन की वो आपको रेगुलर करना होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन किए फिर 2-3 दिन नहीं कर रहे हैं। रेगुलर करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप डेली आप उठो और पॉजिटिव न सोचो, बस आप काम करते जाओ तो भी आप सफल नहीं होने वाले हो। या फिर एक दिन उठो पॉजिटिव सोचो, 2-3 दिन फिर आराम से सो जाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको डेली करना है, पॉजिटिव सोचना है और 21 डेज तक मिनिमम करना है। क्योंकि 21 डेज के बाद चीज़ें क्या होती हैं, हैबिचुअल हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको मिनिमम 21 डेज देना पड़ेगा, तभी वो जा करके आपका हैबिट बनेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे शुरू किया है 21 डेज का चैलेंज, क्योंकि आपको 21 डेज तक के 5 टास्क फॉलो करना है। हमने बताया ना कि 21 डेज तक कोई भी चीज़ फॉलो करोगे तो फिर वो आपका हैबिट बन जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली 5 टास्क फॉलो करना है और खुद को ईमानदारी से नंबर देना है जैसे जैसे आपका एक टास्क कंप्लीट होता जाएगा। और फाइनली आपको 5 में से टोटल नंबर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कितना नंबर मिला है। और ये चीज़ डेली करना है, बिल्कुल रेगुलरली, ओके, 21 डेज तक। क्योंकि इसको फॉलो करने में देखिए यहाँ पे 99% पीपल क्या हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो हमें उस 1% में आना है जो इसको फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, फॉलो करिएगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो क्या नाम है इनका? दीपिका कुमारी। और कहाँ पे जीती है तीरंदाजी विश्व कप में, वो पदक कौन सा है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कौन सा पदक है वो है बी, सिल्वर, यानी कि रजत पदक है, इसको बोलते हैं सिल्वर। दोस्तों ये कहाँ पे जीती है तीरंदाजी विश्व कप में, ये हुआ कहाँ पे है इस बार, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। तो ये हुआ है मैक्सिको में। कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको में हुआ है इस बार 2024 का तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल। तो यहाँ पे दीपिका कुमारी ने जीता है रजत पदक। दोस्तों ये इस जो प्रतियोगिता होती है जो तीरंदाजी विश्व कप, इसमें ये 5 बार क्या जीती हैं, रजत पदक जीती हैं, 5 बार। ओके, इससे पहले इन्होंने सबसे पहले 2011 में, उसके बाद 2012 में, फिर 2013 में, उसके बाद 2015 में और अब जाकर के 2024 में इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी बार जीता है रजत पदक। क्या नाम है इनका? दीपिका कुमारी जी। हमारे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी जो कि खिलाड़ी है, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो तीरंदाजी से है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किसने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड लिखी है? क्या है पुस्तक का नाम? माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड। तो बताना है कि इसके राइटर कौन है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कौन है इसके राइटर? बी, M.K. रंजीत सिंह जी। कौन है? M.K. रंजीत सिंह जी। दोस्तों ये इनकी 4थी नंबर की पुस्तक है। और इस पुस्तक की खासियत क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, माउंटेन्स मैमल्स, यानी कि पर्वत पे जो भी रहने वाले स्तनधारी हैं, कौन? स्तनधारी, उनके बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे बताया गया है इस पुस्तक में। इसमें स्तनधारी जो 62 जो प्रजातियाँ हैं उनके बारे में बताई गई है, और इसी के साथ साथ 78 उप प्रजातियों के बारे में भी बताया गया है। यानी कि पर्वत पर रहने वाली स्तनधारियों के बारे में डिटेल्स में पुस्तक है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड। किसने लिखा है? M.K. रंजीत सिंह ने। क्यों? इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी वन्य जीव संरक्षण होता है
जैसे कि ये स्तनधारी हैं, अब इनको बचाने के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए, क्या हमारी नीति होनी चाहिए, उसको हम कैसे आकार देंगे, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताई गई है इस पुस्तक में। तो इसलिए ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। अब बात हो रही है वन्य जीव संरक्षण से, तो आपको बताना है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारे भारत में कब शुरू हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1992 में। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि ये 1900, उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन सा ईयर है। ओके, कमेंट करके बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ ई श्रम का शुभारंभ किया है? तो क्या बताना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ पे ई श्रम का शुभारंभ किया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? ए, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पे नाम देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया अभी चर्चा में है। तो ये कौन से पोस्ट पे हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इनको दिया गया है केंद्रीय, क्या दिया गया है? केंद्रीय श्रम व रोजगार, केंद्रीय श्रम व रोजगार, उसके बाद तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। ये है, कौन है? मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय श्रम व रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है ई श्रम पोर्टल। दोस्तों ये ई श्रम पोर्टल क्या करेगा? दोस्तों ये भारत के लगभग 300+ मिलियन जो भी असंगठित जो भी श्रमिक हैं उनका डाटा यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। वो श्रमिक खुद अपलोड करेंगे। उससे क्या होगा उनको कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी वो उनको आसानी से मिल जाएगी बिना किसी रुकावट के, और वो आसानी से उनको सुलभ हो जाएगी। जैसे कि आता है मान लीजिए पीएम आवास योजना। ओके, तो उनको डायरेक्ट उनके जो अकाउंट वो बनाए रखेंगे उस पर उनको बताया जाएगा कि आपको ये सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ जैसे एक और होता है मनरेगा, उसमें भी उनको डिटेल सब कुछ मिलता रहेगा खुद से ही, अगर वो वहाँ पे पोर्टल पे अपना मतलब रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ये आसानी होगी किसको? असंगठित श्रमिक को, जो कि कितना टारगेट है? लगभग 300+ मिलियन पूरे भारत में। तो ई श्रम इसी के लिए शुरू किया गया है। कहाँ से? नई दिल्ली से, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो जो अभी हाल ही में आया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का, इसमें भारत का रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों बी 84, कितना? 84। किस ईयर में? 2024 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। इससे पहले 2023 में कितना था? तो वो था 87, यानी कि 3 अंकों का सुधार हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो ये जारी किया जाता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कौन सा रैंक रहा है 2024 में, पिछले साल क्या था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और इस बार के सूचकांक में ज़्यादा फोकस किया गया है कि पुरुष और महिला के बीच में जो भी आर्थिक स्वतंत्रता होता है, समानता होता है, उसका स्तर क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पे भली भांति दर्शाया गया है। और इसमें एक चीज़ बात कही गई है कि भारत का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड होता है, उसमें क्या हुआ है, इस बार कमी देखी गई है। तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अपने जो भारत का जो मार्केट होता है, उसको मार्केट का जो रेगुलेशन होता है और जो भी रूल होता है उसको सही करना चाहिए। उधार मतलब एक सरल बनाना चाहिए कि कोई भी विदेशी कंपनी आकर के हमारे वहाँ अच्छे से अपना स्थापना करे और रेगुलेट करे। क्योंकि हमारे वहाँ बाज़ार का नियम भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, उसके बाद पेंडिंग भी रह जाता है। तो इसलिए हमारे वहाँ कंपनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वो बात बताई गई है। तो ये सब चीज़ें बस जानने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सा स्थान रहा है, 84। ओके, ये है इसका रैंकिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंकों को कम करने का प्रस्ताव दिया है?
किसके लिए? कक्षा 10 के लिए। जनरली क्या होता है, आप देखते होंगे 100 में आपको मिनिमम 33 पाना होता है पासिंग के लिए। तो यहाँ पे जो कौन सा राज्य सरकार है जिसने इसको भी जो ये क्राइटेरिया है उत्तीर्ण होने का उसको कम करने का प्रस्ताव दिया है, तो कौन सा राज्य है वो? सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। कि अब हम क्या करेंगे, जो भी पासिंग मार्क होता है वो कम करेंगे। तो देखते हैं आगे कैसा क्या न्यूज़ आता है इसके बारे में, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बात हो रहा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के सीएम आपको पता है एकनाथ शिंदे हैं। ओके, ये तो हमेशा चर्चा में रहते हैं तो पता ही होगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो वो है मुंबई। ओके, बहुत ईजी है, मुंबई। और महाराष्ट्र की अगर आपको पूछे कि उप राजधानी कौन है, तो उप राजधानी है नागपुर। क्या है? नागपुर। और नागपुर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संतरों की नगरी। तो आपके एग्जाम में अगर पूछे कि संतरों की नगरी किसे कहते हैं, तो नागपुर को कहते हैं। दोस्तों ये जो मुंबई शहर है वो कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि मुंबई किस द्वीप पे, किस आइलैंड पे बसा हुआ है। उसका एक नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है। ओके, तो बात हो रहा है महाराष्ट्र का। दोस्तों महाराष्ट्र से बार बार क्वेश्चन आता है दो गुफा के बारे में जो बार बार आते हैं हमारे एग्जाम में। कौन से? अजंता और एलोरा। बार बार पूछता है कि अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ओके, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। और इसी के साथ एक और यहाँ पे है, पर ये देख लीजिए कि ये जो अजंता और एलोरा है ये भी पूछ देता है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ओके, और एक और गुफा यहीं पे है, उसका नाम है हाथी गुफा। तो ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है, हाथी गुफा। तो ये सब इम्पोर्टेंट था कहाँ के बारे में? महाराष्ट्र के बारे में, जहाँ पे कक्षा 10 के जो छात्र होंगे उनको उत्तीर्ण होने के लिए जो कम नंबर है वो प्रस्ताव दिया गया है। अब कितना दिया गया है, कैसे क्या होगा, वो जैसे जैसे हमारे पास न्यूज आएगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की। तो बताना है कि कहाँ पे आयोजन होगा इसका। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे होगा? तो ए हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। यहीं पे सब कुछ हुआ है, आपको पता ही होगा। कुरुक्षेत्र में ही सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी महाभारत की। तो ये जो महोत्सव है वहीं पे इस बार हो रहा है 2024 का। ये शुरू होगा 28 नवंबर को और चलेगा 15 दिसंबर तक। ओके दोस्तों, ये राष्ट्रीय लेवल पे तो चलता ही है, बट इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कब से? 2016 से। 2016 से ये शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इसमें हर साल कोई ना कोई ऐसा देश होता है जो पार्टनर के रूप में मदद करता है। तो इस बार का पार्टनर देश कौन है? तो वो है तंजानिया। कौन है? तंजानिया। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना है कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कौन सा पार्टनर देश है? तो तंजानिया है। और पार्टनर राज्य कौन सा है? तो पार्टनर राज्य है उड़ीसा। ओके, पार्टनर राज्य उड़ीसा और पार्टनर देश तंजानिया। पार्टनर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों कुरुक्षेत्र का, यानी कि हरियाणा का। तो हरियाणा के सीएम कौन है? अभी हाल ही में इन्होंने वहाँ का ये पद हासिल किया है दूसरी बार। तो क्या नाम है इनका? नाम है नायब सिंह सैनी। ये है यहाँ के सीएम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडार दत्तात्रेय। ये है गवर्नर कहाँ के? हरियाणा के। यहीं के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का। ओके, तो पार्टनर देश कौन है? तंजानिया। और पार्टनर राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? फीफा रैंकिंग 2024 में निम्नलिखित में से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस रैंकिंग की बात हो रही है? फीफा रैंकिंग 2024 की। तो बताना है कि शीर्ष पे कौन है। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो शीर्ष पे इस बार है डी अर्जेंटीना। ये है पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है फ्रांस और तीसरे पे है स्पेन।
तो पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला है अर्जेंटीना। और इसी रैंकिंग में भारत का क्या रैंक है इस बार 2024 में, तो वो है 124। कितना है? 124। वही भारत का रैंकिंग जो 2023 का रैंकिंग था उसमें था कितना? 99, यानी कि 100 के नीचे था 2023 में। इस बार 100 पार हो गया है, 124 पे चला गया है। और इस रैंकिंग की बात अगर की जा रही है और सिर्फ एशिया की बात हो, एशिया की, तो एशिया में भारत की रैंकिंग कितनी है? वो है 22। ओके, तो ये था भारत के बारे में। और यहाँ पे बात हो रहा है शीर्ष पे है कौन? अर्जेंटीना। शीर्ष पे क्यों है? क्योंकि अभी यही बना था फुटबॉल में अभी विश्व चैंपियन, और इसी के साथ साथ ये अभी प्रेजेंट टाइम में जीता है कोपा, क्या? कोपा अमेरिका कप। तो ये जीतने के बाद इसका रैंकिंग बहुत सुधार हुआ है और ये पहुंच गया है पहले पे। ओके, बात हो रहा है फीफा रैंकिंग का। तो ये रैंकिंग कब से शुरू हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शुरू हुआ है 1992 से। यहाँ पे बात हो रहा है अर्जेंटीना का। तो देख लीजिए अर्जेंटीना की कैपिटल और उसकी मुद्रा। तो इसका राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? वो है ब्यूनस आयर्स। ये इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है पेसो। क्या है? पेसो इसकी मुद्रा है। और ब्यूनस आयर्स ये क्या है? इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना का लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप। जब आप पहुँचेंगे दक्षिण अमेरिका में तो वहाँ पे ये ऐसे इसका लोकेशन है दक्षिण अमेरिका का, उसमें ये है ऐसे अर्जेंटीना। ओके, तो ये जो अर्जेंटीना है देश, ये किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है लिथियम के लिए। एग्जाम में अगर आपके पूछे कि लिथियम के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना ही है। और ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। कौन? अर्जेंटीना। ओके, और यहीं पे एक घास का मैदान पाया जाता है। उस घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। एग्जाम में बार बार पूछता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। ओके, तो इम्पोर्टेंट था ये सब प्रश्न, एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? कहाँ एयरबस ने एक नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी कि ये जो एयरबस है, बताना है कि इसका अभी हाल ही में भारत में मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे खुला है? बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी भारत में इसके एयरबस दोस्तों एक तरह से क्या है? एयरप्लेन है। ओके, तो हवाई जहाज़ है। तो यहाँ पे जो पायलट होंगे, पायलट और जो भी टेक्नीशियन होंगे, टेक्नीशियन, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे हर साल लगभग 800 पायलट और हर साल लगभग 200 टेक्नीशियन को ट्रेंड किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में, जो कि एयरबस का मुख्यालय होगा और प्रशिक्षण केंद्र होगा। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है एयरबस का। तो एयरबस का हेडक्वार्टर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में है। बहुत चर्चा में चल रहा है तो हेडक्वार्टर पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। और बात हो रहा है एयरबस का, फ्लाइट का। तो देख लेते हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में नागर विमानन मंत्री कौन है? कौन मंत्री? नागर विमानन मंत्री। तो वो है प्रेजेंट टाइम में राम मोहन नायडू जी। ये है प्रेजेंट टाइम में नागर विमानन मंत्री। तो यहाँ पे बात हो रहा है एयरबस का मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे खुला है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? किसने 21वीं पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया है? किसकी बात हो रही है? 21वीं नंबर की, यानी कि 21 नंबर का पशुधन जनगणना किसके द्वारा शुरू किया गया ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने शुरू किया है? डी, राजीव रंजन सिंह जी ने। किसने? राजीव रंजन सिंह जी ने। क्यों हुआ है इनके द्वारा शुरुआत इसका? क्योंकि यही है अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। ये हैं
राजीव रंजन सिंह जी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेजेंट टाइम में भारत के हैं। इस बार की जनगणना में फोकस में रहेंगे 16 प्रजातियों की 219 देसी नस्लें। पशुओं की 16 प्रजातियों की 219 जो नस्लें होंगी उस पर इस बार ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, शुरुआत हुआ था सबसे पहले 1919 में, हर 5वें वर्ष में ये होता है और इस बार शुरू होगा अक्टूबर 2024 में, ख़त्म हो जाएगा फरवरी 2025 में। तो ये शुरू किया गया है राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी लगा हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।